श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 77। कहानी नंबर 5, मूक प्रश्न बताने वाले ज्योतिषी। मुख से बिना कुछ कहे पूछे जाने वाले प्रश्नों को मूक प्रश्न कहते हैं। अनेकों ज्योतिषी मूक प्रश्न बताते हैं। हमें ऐसे ज्योतिषियों से कई बार काम पड़ा है। उनके भेदों को जानने में भी असाधारण परिश्रम तथा काफी समय लगाना पड़ा है। एक बार आगरा में एक ज्योतिषी जी आए। बेलनगंज की एक धर्मशाला में ठहरे। शहर भर में मुनादी तथा इश्तिहारों द्वारा सूचना कराई गई कि ज्योतिषी जी मूक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हम भी उनके पास पहुंचे। उनका तरीका यह था कि जो आदमी उनके पास जाए वह एक कागज पर अपना प्रश्न लिखकर अपने पास चुपचाप रख ले। ज्योतिषी जी उस प्रश्न को भी बताते थे और उसका उत्तर भी देते थे। फीस हर प्रश्न की 2 रुपए थी। सवेरे से शाम तक 50 से 60 प्रश्न पूछने वाले उनके पास पहुंचते थे। आसानी से 100 रुपया रोज की आमदनी हो जाती थी। प्रश्नों को प्रायः ठीक ही बता दिया जाता था। बारीकी से देखने पर मालूम हुआ कि इस विद्या का रहस्य उसी कॉपी में था जो वहां आमतौर से खुली हुई पड़ी रहती थी। पाठक उसी के कागजों पर अपने प्रश्न लिखते थे और कागज फाड़कर अपनी जेब में रख लेते थे। इस कॉपी में जो कोरे कागज थे वे चतुरता पूर्वक रासायनिक ढंग से बनाए गए थे। कागजों की पीठ पर बढ़िया साबुन घिस दिया जाता था। पेंसिल से लिखने पर कार्बन पेपर के रंग की भांति कागजों के पीठ पर घिसा हुआ साबुन नीचे वाले कागज पर लग जाता था। कार्बन के लिखे हुए अक्षर नीले रंग के कारण साफ दिखाई पड़ते हैं, पर साबुन के अक्षर सफेद और हल्के होने के कारण दिखते नहीं, पर उन्हें विशेष उपाय से पढ़ा जा सकता है। उस नकल आए हुए कागज पर राख, गुलाब, रामरज या गेरू का चूर्ण या कोई अन्य ऐसी बारीक पिसी हुई चीज डाली जाए तो साबुन के स्थान पर वह चीज चिपक जाती है और अक्षर स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकते हैं। या उस कागज को पानी में डुबो दिया जाए तो वे साबुन के अक्षर दिखाई दे सकते हैं। यही उन ज्योतिषी जी की विद्या थी। इसी के बल पर वे कमाते खाते थे। थोड़े से परिश्रम से ही मैंने उनके इस रहस्य को जान लिया। एक ऐसे ही ज्योतिषी जी से जबलपुर में भेंट हुई। उनका रहस्य यह था कि सादा कागज के टुकड़े काटकर रख देते थे। पेंसिल पड़ी रहती थी। कागज पर पेंसिल से लिखते समय कोई चीज नीचे रखने की आवश्यकता पड़ती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वहां कितनी ही मोटी मोटी किताबें पड़ी थी। जिल्दों के पट्टे के ऊपर एक हल्का कागज चढ़ाया हुआ था। उस कागज और पट्टे के बीच कार्बन पेपर तथा सफेद कागज लगा रहता था। उस पट्टेदार किताब के ऊपर कागज रखकर कुछ लिखा जाता था। उसकी नकल बीच के सफेद कागज पर उस कार्बन पेपर के द्वारा हो जाती थी। ज्योतिषी जी का सेवक उन पुस्तकों को वहां से ले जाता था और नकल वाला कागज निकालकर उन पुस्तकों को वहीं रख जाता था। इस नकल को देखकर ज्योतिषी जी मूक प्रश्न बताते थे। एक ज्योतिषी ने अपना अलग ही नया तरीका निकाला था। उससे मुंबई में भेंट हुई। प्रश्नकर्ता उसके सामने जाकर कुर्सी पर बैठता था। वह अपनी मेज की दराज में से एक स्लेट और पेंसिल निकालता था। प्रश्नकर्ता की ओर देख देखकर वह जल्दी जल्दी स्लेट पर कुछ लिखता था और पूरी स्लेट लिख जाने पर उसे दराज में फिर रख देता था। अब प्रश्नकर्ता से बातचीत होती। आप कहाँ से पधारे हैं, क्या काम है, आदि सारी बातें पूछते। जब वार्तालाप पूरा हो जाता तो मेज के दराज में से स्लेट निकालकर प्रश्नकर्ता के हाथ में देते और पढ़ने को कहते। इस स्लेट में वही सब बातें लिखी होती जो प्रश्नकर्ता ने बताई थी। ज्योतिषी कहता कि आपके आते ही बिना आपसे एक शब्द पूछे मैंने सारी बातें जान ली थी और उन्हें स्लेट पर लिख कर रख दिया था। प्रश्नकर्ता बेचारा आश्चर्य में पड़ जाता था और ज्योतिषी जी की विद्या से प्रभावित होकर उन्हें शक्ति भर भेंट दक्षिणा में देता था। पता चलने पर ज्ञात हुआ कि ज्योतिषी जी की बड़ी मेज के दोनों ओर जमीन तक जाने वाले बड़े बड़े दराज थे। उसमें नीचे एक आदमी बैठा रहता था। ज्योतिषी आरंभ में जो कुछ लिखते वह व्यर्थ कलम घिसावट थी। वैसी ही दूसरी स्लेट लिए एक आदमी दराज में बैठा रहता था और जो वार्तालाप दोनों में होता था उसे सुनकर तथ्य की बातें लिखता जाता था। वही स्लेट अंत में प्रश्नकर्ता को दिखाई जाती। बेचारा समझता कि मेरे
वार्ता से पूर्व ही यह स्लेट लिखी गई थी। इस प्रकार के एक नहीं अनेक ज्योतिषी, तेजी मंदी बताने वाले भविष्य वक्ता देखे। उनमें से मुझे किसी के पास कोई चीज नजर नहीं आई। यूं तो अक्ल से 10 बातें कही जाएं तो उसमें से 5-6 तो ठीक ही निकलती हैं। इन ठीक निकली बातों को लेकर ज्योतिषी लोग अपनी विद्या का ढिंढोरा पीटते हैं और जो बातें गलत निकलती उनको दबा देते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ऐसे ज्योतिषी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी नंबर 6, भूतों के एजेंट। भूतों के एजेंट गांव-गांव मिल जाते हैं, जिन्हें सयाने, ओझा, भोपा आदि कहते हैं। यह लोग भूतों का अस्तित्व सिद्ध करने, उन्हें बुलाने, भगाने तथा उनके द्वारा कई प्रकार के काम कराने के करिश्मे दिखाते हैं। छोटे बालकों के दस्त, बुखार, अधिक रोना, हाथ पांव मरोड़ना, आंखें न खोलना, उल्टी सरीखे रोग भूत चिड़ैलों के आक्रमण समझे जाते हैं। अशिक्षित तथा अंधविश्वासी लोगों में ओझाओं द्वारा झाड़ फूक करना ही इसका उपाय समझा जाता है। स्त्रियों का विशेष रूप से भूतों पर विश्वास होता है। उनके बहुत से रोग भूत बाधा माने जाते हैं। मृगी, बंध्यापन, गर्भपात, बच्चों का मर जाना, दूध न उतरना, दुःस्वप्न, मूर्छा आदि रोगों को भूत चुड़ैल का कारण समझा जाता है। आवेश युक्त अन्य रोगी भी इसी श्रेणी में गिने जाते हैं। उन्माद, आवेश, भयातुरता, तीव्र ज्वर, प्रलाप, तीव्र शूल आदि रोग चाहे वे पुरुष को हो या स्त्री को, भूतों के उपद्रव समझे जाते हैं। कंठमाला, विषवेल, सरीखे फोड़े, सर्प का काटना भी प्रेतात्माओं से संबंधित समझा जाता है। सूने घर में चूहे द्वारा मचाई गई खड़बड़, बिल्ली, बंदर आदि का कूदना कभी कभी भूत बन जाते हैं। किसी मृत जानवर या मनुष्य की हड्डियों का फास्फोरस कभी कभी वायु के संस्पर्श से अचानक जल उठता है। केचुए की मिट्टी का फास्फोरस जमीन पर प्रकाशवान हो उठता है। चिड़ियां अपने खाने के लिए केंचुओं को घोंसले में रख लेती हैं, वहां भी फास्फोरस चमकने लगता है। इस प्रकार प्रकाश को भूतों की करतूतों का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया जाता है। ऐसा ही कोई कारण उपस्थित होने पर इन सयाने लोगों का आवाहन किया जाता है। वे अपनी अलौकिकता को सिद्ध करने के लिए नींबू को चाकू से काटकर रस की जगह खून निकालना, लोटे में चावल भरना और उस भरे हुए लोटे को चाकू की नोक से चिपकाकर अधर उठा लेना, कच्चे सूत के धागे पर तेल का भरा हुआ जलता दीपक रखना, ऊपर से उल्टे मुंह की मटकी रख देना और थाली का पानी खींचकर चढ़ जाना, लोटे में पानी भरकर एक कपड़े से मुंह बांधकर लोटे को उल्टा लटका देना, घड़े में से छनकर जरा भी पानी न फैलना आदि अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाकर अपने अंदर अलौकिकता सिद्ध करते हैं, परंतु वस्तुतः उनमें कोई चमत्कार नहीं होता। ये सब बातें साइंस, रसायन या चतुरता पर निर्भर होती हैं। देखने वाले उससे प्रभावित होते हैं और सयाने की योग्यता पर विश्वास करके उसको भेंट देने और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। स्त्रियों को भूतावेश बहुत आते हैं। इसका कारण मनोविज्ञान है। उन्हें पूरी तरह परतंत्र रहना पड़ता है। घर के छोटे पिंजड़े में पर्दे के कठिन बंधनों से जकड़ी हुई वह रहती हैं। मुद्दतों एक स्थान पर रहते रहते उनका मन ऊब जाता है। पिता के घर की याद आती है। मायके जाने को जी भटकता है, पर उनकी अपनी इच्छा का कोई मूल्य नहीं। ससुराल का अरुचिकर वातावरण, वहाँ वालों का दुर्व्यवहार आदि अनेक कारणों से स्त्रियों को शोभ उत्पन्न होता है। वे भीतर ही भीतर घुटती हैं। मनोविज्ञान शास्त्र की दृष्टि से इस घुटन का उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दबी हुई अतृप्त इच्छाएं किसी विस्फोट के लिए अवसर खोजती हैं। अनेक स्त्रियों को हिस्टेरिया के दौरे आने लगते हैं। जिन परिवारों में भूतवाद पर विश्वास किया जाता है, उनकी आत्मत्रास से पीड़ित स्त्रियां भूतों के बारे में सोचने लगती हैं और उन्हें भूत सर आने लगते हैं। उनका विश्वास और आत्मत्रास मिलकर एक वास्तविक मानसिक रोग बन जाता है। यह रोग कभी कभी प्राण घातक भी सिद्ध होता है। नवयुवती स्त्रियां जब तक माता नहीं बनती, तब तक उनको भूतावेश का भय अधिक रहता है। जब उनके बालक हो जाते हैं तो मस्तिष्क की दिशा दूसरी ओर मुड़ जाती है। ऐसी दशा में भूतोन्माद का भय बहुत ही कम रह जाता है।
रोग धीरे धीरे समय पाकर अपने आप अच्छे होने लगते हैं। स्त्रियां सहानुभूति पाकर अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होने पर एवं सयाने के उपचार से प्रभावित हो जाती हैं। आवेश, उन्माद आदि भी समय पाकर ठीक हो जाते हैं। इसका श्रेय सयाने को मिलता है। उसकी रोजी रोटी चलती रहती है। भूतों की अनेक कथाएं कही जाती हैं, पर उन कथाओं की कड़ी जांच करने पर मालूम होता है कि उनमें 3/4 से अधिक तो बिल्कुल कल्पित, मनगढ़ंत किंवदंतियां होती हैं। आश्चर्य एवं कौतूहल उत्पन्न करने के लिए कितने ही लोग कह देते हैं कि ऐसा हमने देखा था, पर असल में उसने देखा नहीं, सुना होता है, और सुनने के आधार पर पता लगाने पर मालूम होता है कि किसी ने यूं ही गप उड़ा दी है। 1/4 से कम घटनाएं कुछ सारगर्भित होती हैं। उनके कारण किसी अन्य वैज्ञानिक तथ्य पर अवलंबित होते हैं। भूत उतारने वाले बड़े बड़े प्रसिद्ध सयानों के यहाँ हम पहुँचे हैं। उनके यहाँ प्रतिदिन 10-20 ऐसे रोगी पहुँचते और अच्छे होते हैं। भूतों का आवेश बुलाना, रोगी पर चढ़े भूत से बातें पूछना, भूत उतारने की क्रिया करना, यही सब व्यापार दिन भर उनके यहाँ होता है। एक ने तो बहुत बड़े लट्ठे और कितनी ही जंजीरें बांध रखी थी। उसका दावा था कि इस लट्ठे पर जंजीरों से उसने कितने ही बड़े बड़े भूतों को बांध रखा है। इन भूत उतारने वालों में से प्रायः सभी से हमने विनय पूर्वक सेवा से प्रसन्न करके, लोभ देकर, चुनौती से उत्तेजित करके यह प्रार्थनाएं की कि वे हमें भूत को दिखा दें या हमारे ऊपर भूतावेश बुला दें, पर उनमें से किसी ने भी यह छोटी सी प्रार्थना स्वीकार न की। यदि सचमुच इतने भूतों को ये लोग इधर से उधर करते हों, तो एक भूत हमारे ऊपर छोड़ देने में उनको क्या लगता था? इतना तो माना जा सकता है कि जिन लोगों को किसी कारणवश भूतोन्माद है, उनका मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में उस रीति से भी उपचार किया जा सकता है जिस रीति से सयाने लोग करते हैं, परंतु सयानों में वस्तुतः भूत बुलाने भगाने की योग्यता होती है, यह नहीं कहा जा सकता। सयाने अपने ऊपर जो भूतावेश बुलाते हैं, उसके वास्तविक होने में भी पूरा पूरा संदेह है। भूतों की सहायता से किसी को बीमार कर देने, मार डालने या लड़का पैदा करने की बात असत्य है। सयाने लोग अपनी प्रतिष्ठा एवं लाभ के लिए इस प्रकार का आडंबर रचा करते हैं। अनेक सयाने लोगों से मिलकर बातें करने और जांच करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। एक नई किस्म की सुशिक्षित सयाने कुछ दिनों से और पैदा हुए हैं। इनका तरीका विलायती है। यह स्पिरिचुअलिज्म कहलाता है। अंग्रेजी में इस विषय पर कितनी ही पुस्तकें हैं। देशी भाषाओं में भी थोड़ी बहुत पुस्तकें इस विषय पर मिल जाती हैं। ये लोग प्रेतों को बुलाते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं। इस तरीके के अनुसार प्रेत प्रायः लिखकर उत्तर देते हैं। कई आदमी गोल चक्र बांधकर बैठते हैं, बीच में एक मेज रख लेते हैं। अब कई तरीकों से प्रेतों से वार्तालाप किए जाते हैं। जैसा पहला, इस विधि में मन ही मन ऐसी भावना की जाती है कि हमारे ऊपर भूतावेश आए। थोड़ी देर में किसी के ऊपर आवेश आता है, उसको कागज और पेंसिल दे दी जाती है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आवेशमग्न व्यक्ति उत्तर लिखता है। इन उत्तरों को प्रेत का उत्तर समझा जाता है। दूसरा, यह लकड़ी का एक टुकड़ा होता है जिसमें पहिए लगे होते हैं। एक छेद में पेंसिल लगा दी जाती है। इस प्लेन चिट के नीचे कागज रखते हैं। थोड़ी देर में पहिया चलता है और पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर प्लेन चिट में लगी हुई पेंसिल लिखने लगती है। तीसरा, 3 पैर की मेज पर कई व्यक्ति हाथ रखकर बैठते हैं। थोड़ी देर में प्रेत के आने पर मेज के पाए उठने गिरने लगते हैं और खटखट की संकेत माला बना ली जाती है। तार घर डेमी की गरगट ध्वनि से जिस प्रकार शब्द बनते हैं, वैसे ही मेज के पाए की खटखट के संकेतों से मतलब निकालते हैं। इस प्रकार के और भी कई तरीके हैं। इन तरीकों के बारे में कई संदेह उत्पन्न होते हैं। चौथा, स्वलेखन के बारे में यह संदेह उत्पन्न होता है कि जो विचार पेंसिल से लिखे जाते हैं वे उसने स्वसम्मोहन के आवेश में लिखे हों या यूं ही ठिठोली में। प्लेन चिट के चलाने में या मेज के पाए खटकने के चक्र में बैठा हुआ कोई व्यक्ति यह हरकतें करता है। इस ओर ध्यान न दिया जाए तो भी जो उत्तर हैं वे संतोषजनक नहीं होते।
ऐसी बातें जिनकी जांच नहीं हो सकती, उनका वर्णन प्रेतों द्वारा मिलता है। जैसे परलोक कैसा है, वहाँ प्रेत लोग किस प्रकार रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं आदि। इन प्रश्नों के जो उत्तर दिए जाते हैं उनकी सत्यता असत्यता के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी सच्चाई की जांच का तरीका यह है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिनका ठीक उत्तर केवल उस स्वर्गीय आत्मा को ही मालूम हो। जिन बातों की जानकारी उस आवेश वाले व्यक्ति को किसी प्रकार होने का अंदेशा हो, वह प्रश्न ना पूछे जाएं। ऐसे 2-4 प्रश्न पूछते ही इन लोगों की कलई खुल जाती है और सारा ख्याली महल ढह पड़ता है। मुंबई के एक सुप्रसिद्ध प्रेत विद्या के ज्ञाता एक बार आगरा पधारे। उनका सार्वजनिक भाषण हुआ। वे एक प्रोफेसर साहब के यहाँ ठहरे हुए थे। हम कई मित्र उनसे मिलने गए। चक्र किया गया। हमारे साथ जो मित्र वहाँ मौजूद थे, उन्हीं की प्रेत आत्मा बुलाई गई। वह आ गई और उत्तर देने लगी। हमारे पिताजी बुलाए गए और उनसे पूछा गया कि आप जब रामेश्वर यात्रा पर गए थे तब के कुछ संस्मरण सुनाइए। उन्होंने बहुत सारे संस्मरण सुनाए, पर वास्तव में हमारे पिताजी कभी रामेश्वर गए ही नहीं थे। तीसरे मित्र ने अपनी माताजी बुलाई और छोटी बहन के लिए कुछ संदेश मांगा। माताजी ने बहुत सी बातें अपनी बेटी के संबंध में कही, पर वास्तव में उनकी कोई बहन ना थी। तीनों ही प्रश्न गलत थे। तीनों में से एक के लिए भी प्रेतों ने यह नहीं कहा कि यह प्रश्न गलत है, बल्कि सविस्तार उत्तर दिया। इससे हम लोगों की आस्था उनके परलोकवाद पर से उठ गई। इसी तरीके को काम में लेकर हमने कितने ही चक्र करने वालों को छकाया। यह बुद्धि का युग है। जब तक किसी बात को ठीक प्रकार से प्रमाणित न कर दिया जाए, तब तक उस बात को विज्ञ समाज स्वीकार नहीं कर सकता। इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमको भूत प्रेत और ऐसे कई अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए और इनका समर्थन नहीं करना चाहिए। कहानी नंबर 7, भविष्य वक्ताओं की चतुरता। भविष्य वक्ताओं की अनेक श्रेणियां हैं। वे अनेक रीतियों से काम करते हैं। ज्योतिषी लोग पंचांग, जन्मपत्र आदि में ग्रह नक्षत्र देखकर, सगुनिया स्वर तथा अन्य शकुनों को देखकर फल बताते हैं। चक्रों पर हाथ रखवाकर, रमल के पासे डलवाकर, हाथ देखकर सामुद्रिक विधि से भविष्य बताया जाता है। आवेश में आए हुए देवी देवता भी बताते हैं। अमुक तिथि को इस प्रकार हवा चले, धूप निकले, पानी बरसे तो उसका वर्षा तथा फसल में भले बुरे होने का भविष्य किसान लोग अनुमान करते हैं। सांप के बोलने, गिरगिट के रंग बदलने, कुत्तों के रोने आदि से आगे घटित होने वाली घटनाओं का कुछ लोग अंदाज लगाया करते हैं। भविष्य पूछने वालों में आमतौर से वे लोग होते हैं जिन्हें वर्तमान में कोई विशेष चिंता होती है और भविष्य में उस चिंता से छुटकारा पाकर किसी आशामय परिस्थिति में प्रवेश करना चाहते हैं। आमतौर से खोई हुई वस्तुओं का पता पूछने वाले, खोए हुए बच्चे या घर से भागे हुए मनुष्य की खोज करने वाले, विवाह के इच्छुक, संतान के अभिलाषी, परीक्षा फल जानने की तलाश करने वाले, नौकरी बदली तरक्की पूछने वाले, व्यापार में तेजी मंदी का सट्टा दड़ा आदि पूछने वाले होते हैं। जैसे वैद्य लोग बहुत दिन के अनुभव के बाद शक्ल, सूरत और रंग ढंग देखकर बता देते हैं कि यह किस रोग का मरीज है और प्रायः उनका अंदाज ठीक निकलता है। उसी प्रकार भविष्य वक्ता लोग भी प्रश्नकर्ताओं के रंग ढंग, मुख मुद्रा आदि को देखकर यह सहज ही अंदाज लगा लेते हैं कि वह क्या पूछना चाहता है। इस परख के आधार पर वे सहज ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और प्रायः बिना पूछे ही बता देते हैं कि प्रश्नकर्ता क्या पूछने आया है। बहुत से भविष्य वक्ता उस सीमा तक पहुंचे हुए नहीं होते। वे प्रश्नकर्ता का अपना उद्देश्य प्रकट करने पर ग्रह, गणित या अन्य क्रियाकलाप करके उत्तर देते हैं। उत्तर देते समय भविष्य वक्ता लोग ज्योतिष पर ही निर्भर नहीं रहते, वरन यह भी देखते हैं कि स्थिति क्या है, कैसी आशा है, जो परिस्थिति सामने है उसे देखते हुए किस प्रकार की संभावना है। इन अनुमानों की सूक्ष्म विवेचना करके जो उत्तर देते हैं उनके उत्तर प्रायः बहुत अंशों में ठीक उतरते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर एक विद्वान मनुष्य अपनी विवेचना शक्ति के द्वारा
बारीकी से सोचता है और अपनी दैनिक बातों के संबंध में आगे की बातों का अंदाजा लगाता है। वह अंदाज बहुत अंशों में ठीक भी होता है। यदि ठीक ना हो तो उसका कारोबार ठप हो जाए। जिस बुद्धि सूक्ष्मता के आधार पर चतुर पुरुष अपने व्यावहारिक कार्यों में सफल होते हैं, उसी बुद्धि सूक्ष्मता से ज्योतिषी लोग दूसरों के संबंध में अंदाज लगाते हैं। वे अनुमान बहुत अंशों में ठीक उतरते हैं। ठीक उतरने पर वे सिद्ध समझे जाते हैं, प्रशंसा के पात्र बनते हैं और धन का लाभ प्राप्त करते हैं। कभी कभी बताए हुए उत्तर गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि अटकलें सदा ही ठीक नहीं उतरती। गलत निकली हुई बातों को यह कहकर टाल दिया जाता है कि परमात्मा की इच्छा प्रबल है, भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। बुरे दिन होने पर सोना भी पकड़ो, मिट्टी हो जाता है। हमारी विद्या तो सत्य है, पर उस विद्या के अनुसार निष्कर्ष निकालने वाले से भूल हो जाने पर उत्तर गलत हो जाते हैं। हम मनुष्य हैं, इसलिए हमसे भी भूल होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त जन्म समय ठीक तरह न मालूम होने, प्रश्न करने के लिए प्रातः काल आदि शुभ समय न आने, प्रश्न पूछने के लिए आने के साथ साथ फल, फूल, मिष्ठान, दक्षिणा आदि मांगलिक चीजें पर्याप्त मात्रा में न लाने इत्यादि बहाने आसानी से बनाए जा सकते हैं। सोना, चांदी, रुई, तिलहन आदि की तेजी मंदी के सट्टे करने वाले का आधार कल्पना शक्ति ही होती है। सटोरिये अंदाज ही तो लगाया करते हैं कि आगे मंदी आएगी या तेजी। जब उनका निशाना ठीक बैठ जाता है तो मालामाल हो जाते हैं, नहीं तो दिवालिया बनते देर भी नहीं लगती। जैसे को तैसे साथी मिलते रहते हैं। अक्ल की फतिया उड़ाने वाले ज्योतिषी लोग उन्हें मिल जाते हैं। लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का बनाया है। इन तेजी मंदी बताने वालों को चुनौती देते हुए एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति ने हमारे पास शर्तनामा भेजा कि यदि कोई भविष्यवक्ता प्रतिदिन केवल एक वस्तु की तेजी मंदी बतला दिया करे तो उसे केवल एक प्रश्न बताने के लिए 1000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जमा कर देने और शर्तनामा अदालत में रजिस्ट्री करने को तैयार है। शर्तनामा हमने हिंदुस्तान के प्रायः सभी ज्योतिषियों के पास भेजा है, पर किसी ने भी उस चुनौती को अब तक स्वीकार नहीं किया और भविष्य में कोई उस चुनौती को स्वीकार करेगा ऐसी आशा भी नहीं है। हम लोग देखते हैं कि ये लोग कुछ फीस या दक्षिणा लेकर तेजी मंदी आदि बताते हैं। इससे स्पष्ट है कि पैसे की इच्छा तो उनको है। जब पैसे की आवश्यकता और इच्छा उनको है ही और तेजी मंदी आदि जानते ही हैं, तो वे स्वयं ही सटोरिये बनकर मालामाल क्यों नहीं बन जाते। दूसरी बात यह है कि जब भविष्य को वे जानते हैं तो फिर अपने बारे में भी जानते होंगे कि हमें कब कितनी आमदनी होगी। यदि यह मालूम ही है तो इतना पैसा हमको अमुक समय मिल जाएगा, तो फिर ज्योतिष विद्या या और कोई ढोंग करने की क्या आवश्यकता है। बैठे बैठे मौज करें, जो भाग्य का होगा अपने आप आ जाएगा। यह दोनों बातें बहुत ही सीधी और सरल हैं, पर कोई भी भविष्य वक्ता इस मार्ग पर चलता दिखाई नहीं देता। इससे प्रतीत होता है कि किसी भी ज्योतिषी को स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं है। ऐसी दशा में दूसरे विचार वाले लोग उन पर किस प्रकार विश्वास करें, यह एक प्रमुख समस्या है। इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए और अपने भविष्य जानने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए और प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।